वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ये है मुंबई शहर का एक बड़ी वृद्धाश्रम। नाम है कर्तव्य ओल्ड एज होम। दोपहर का वक्त था। वृद्धाश्रम के सामने आकर रुकता है एक पीली कलर का स्कूल बस। छोटे छोटे बच्चे बस से उतरकर वृद्धाश्रम के अंदर जाते हैं। इन बच्चों में एक 9 साल की लड़की थी। नाम था श्रेया। सब बच्चे अंतेवासियों से मिल रहे थे, उनको खाना बांट रहे थे। तभी श्रेया की नजर एक वृद्ध आदमी के ऊपर ठहर जाती है। वो उस वृद्ध आदमी को देखकर हैरान हो जाती है और पता नहीं क्यों श्रेया उस वृद्ध आदमी के पास दौड़कर जाकर उनसे लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, दादाजी, दादाजी, आप यहाँ अब जिंदा हो? आप तो मर चुके थे ना, तो फिर यहाँ कैसे आए? बोलिए ना दादाजी। श्रेया की बात सुनकर वो 70 साल का वृद्ध आदमी उसे हैरान होकर देखता रहा और बोला, बेटी, तू कौन है? मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मैं कैसे तुम्हारा दादाजी हुआ? बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है। मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ। ये बात सुनकर श्रेया भी हैरान हो गई। नहीं, आप ही मेरे दादाजी हो। आप क्यों नहीं मान रहे हो? दादाजी, चलिए ना घर चलते हैं। आपके बगैर घर बहुत सुना सुना लगता है। दादाजी, मेरे साथ अभी चलिए ना घर। ऐसे कहकर श्रेया उस वृद्ध आदमी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वृद्ध आदमी श्रेया की बात बिल्कुल नहीं मानता है। मैं तुम्हें कितना बार बताऊं बेटा कि मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? उसके बाद श्रेया उसकी बैग से एक फोटो निकालकर उनको दिखाता है। अगर आप मेरे दादाजी नहीं हो तो ये फोटो मेरे पास कैसे आई? देखिए, इस फोटो में आप ही हो। ये आपकी फोटो है। आप ही मेरे दादाजी हो। वो वृद्ध आदमी अपनी फोटो श्रेया के पास देखकर फिर से हैरान हो गए। बेटा, तुम्हें मेरे फोटो कहाँ से मिला? दादाजी, आपको याद है, ये फोटो आपने मेरे जन्मदिन पर खिंचवाए थे। उस दिन आप बहुत हैंडसम भी लग रहे थे। आपको अब पता चला ना कि आप ही मेरे दादाजी हो। देखो बेटा, मुझे कुछ याद नहीं है कि तुम कौन हो और मुझे अपना दादाजी क्यों बोल रही हो, और मेरे फोटो तुम्हारे पास कैसे आया। तुम चाहे जितना मुझे समझाने की कोशिश करो, मैं एक ही बात बोलूंगा कि मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ। इतने में 4 घंटे बीत चुके थे और बच्चे लोगों का घर जाने का वक्त हो गया था। इसलिए टीचर श्रेया को समझाने लगे और बोले, श्रेया, ये तुम्हारे दादाजी नहीं है। अगर ये तुम्हारे दादाजी होते तो क्या तुम्हें देखकर वो नहीं पहचानते? इसलिए चलो यहाँ से, वरना घर पहुँचने के लिए हमें लेट हो जाएगा। नहीं मिस, ये मेरे दादाजी है। मैं उन्हें यहाँ से लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। टीचर श्रेया को समझाने के बाद भी श्रेया मानने को तैयार नहीं थी कि वो वृद्ध आदमी उसकी दादाजी नहीं है। इसलिए मजबूरन श्रेया की प्रिंसिपल उसकी पापा को कॉल किए और सारी बात बताए। ये बात सुनकर श्रेया की पापा तुरंत वृद्धाश्रम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। करीब 1 घंटे के बाद वो वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं। जब वो उस वृद्ध आदमी को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तब श्रेया उसकी पापा को पूछती है, पापा, ये मेरे दादाजी है ना? देखिए ना, ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो मेरा दादाजी नहीं है। आप उन्हें समझाइए ना पापा। नहीं बेटा, ये तुम्हारे दादाजी नहीं है। तुम्हारे दादाजी का तो 2 साल पहले देहांत हो चुका था। ये कोई और है। बहुत लेट हो चुकी है। अब तुम चलो यहाँ से। मम्मी तुम्हारे घर में इंतजार कर रही है। लेकिन पापा, मैं कहा ना तुम्हें, ये तुम्हारा दादाजी नहीं है। तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं।
अब चुपचाप चलो यहाँ से। ऐसे कहकर श्रेया के पापा उसे उठाकर घर ले जाते हैं। श्रेया घर तो चली आई, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वो वृद्ध आदमी उसकी दादाजी नहीं है। वो उस दिन से उसकी दादाजी को बहुत मिस करने लगी। वो हर वक्त अपनी दादाजी को याद करके रोती रहती थी, लेकिन ये बात उसकी मम्मी पापा नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि उसकी मम्मी पापा उनके काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी बेटी की मन की बात जानने के लिए उनके पास समय ही नहीं था, जिसके कारण श्रेया मन ही मन घुटती जा रही थी। वो अब स्कूल में भी उदास रहने लगी थी। उसको पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। ये देखकर एक दिन उसकी क्लास टीचर ऋतु मैडम उसे अकेले में बहुत प्यार से पूछे, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पिछले 15-20 दिन से देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत उदास सी लग रही हो। अब पढ़ाई में तुम्हारा मन ही नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तुम्हारा शरीर सिर्फ यहाँ है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। बोलो बेटा, क्या हुआ है? ऋतु मैडम की प्यार भरी बातें सुनकर श्रेया रोने लगती है। श्रेया, क्या हुआ है बेटा? तू रो क्यों रही है? बोल श्रेया, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। ऋतु मैडम की इतना कहने पर श्रेया उन्हें सारी बात बताती है। सब कुछ सुनने के बाद ऋतु मैडम हैरान हो जाती है और बोलती है, श्रेया, तू चिंता मत कर। मैं जैसे भी हो तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। आप सच बोल रहे हैं मिस? हाँ बाबा, आई प्रॉमिस। अब तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दो और एक अच्छी बच्ची की तरह क्लास अटेंड करो। थैंक यू मिस। उसके बाद श्रेया क्लास को चली जाती है। उसके जाने के बाद ऋतु मैडम सोचती हैं, क्या सच में वो वृद्ध आदमी श्रेया की दादाजी हैं? ये बात अगर सच है तो वो श्रेया को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? श्रेया एक छोटी बच्ची है और छोटी बच्चे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो अपनी दादाजी के बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगी। मुझे किसी भी तरह सच का पता लगाना पड़ेगा। ऐसे सोचकर ऋतु अगले दिन स्कूल से छुट्टी लेकर वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ती है। वो वहाँ पहुंचकर उस वृद्ध आदमी के बारे में पूछताछ करती है। वृद्धाश्रम के मैनेजर बोले, मैडम, 2 साल पहले यहाँ आए थे और हमसे विनती किए कि यहाँ रहने के लिए। इस वृद्धाश्रम के नियम के अनुसार हमने भी उनसे अपनी ओर से बहुत पूछताछ की कि आपकी कोई है या नहीं है। उन्होंने हमें कहा कि इस दुनिया में उनका अपना बोल के कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं। ये बात सुनकर हमने उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे दी है। बस इतना ही हमें उन्हें उनके बारे में पता है, उससे ज्यादा हम उनके बारे में और कुछ नहीं जानते। आश्रम की मैनेजर की बातें सुनकर ऋतु थोड़ी नीरस हो जाती है। फिर वो पूछती है, आपकी अगर इजाजत हो तो क्या मैं उस वृद्ध आदमी से मिल सकती हूँ? हाँ मैडम, क्यों नहीं। आप फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर 2 में चले जाना, वो वहाँ पे रहेंगे। ओके, थैंक यू। उसके बाद ऋतु उस वृद्ध आदमी को मिलने कमरे में जाती है। तब वो रूम में आराम कर रहे थे। ऋतु को देखकर वो पलंग से उठ गए। उसके बाद ऋतु उनके पास आकर उनसे बात करने लगी। अंकल, मैं ऋतु हूँ, श्रेया की क्लास टीचर। श्रेया कौन है? तुम किसके बारे में बोल रहे हो? श्रेया, जो एक छोटी सी बच्ची 15-20 दिन पहले यहाँ आई थी। उसके साथ स्कूल के और भी बच्चे और कुछ टीचर्स भी आए थे आप लोगों से मिलने। कुछ याद आया आपको? हाँ बेटी, याद आया। वो बच्ची मुझे अपनी दादाजी बोल रही थी। मैंने उसे कितना समझाया कि मैं उसकी दादाजी नहीं हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। एक ही जिद्दी में अड़ी थी कि मैं उसकी दादाजी हूँ। उसकी टीचर्स लोग भी उसे समझाए, लेकिन वो किसी की बात मान नहीं रही थी। वो एक ही बात बोल रही थी कि मैं उसकी दादाजी हूँ और मुझे वो उसके घर लेकर जाएगी। फिर बाद में उसके पापा आए और उसे समझाकर गोदी में उठाकर लेकर गए। अंकल, वो बच्ची आज भी आपको बहुत याद करती है और बोलती है कि आप ही उसकी दादाजी हो। क्या सच में आप उसकी दादाजी हो? जहाँ तक मैं उसको जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती।
तो वो उसके दादाजी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच्ची मुझे अपनी दादाजी क्यों बोल रही है। शायद मेरी शक्ल उसकी दादाजी से मिल रही होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। अंकल, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटा। अंकल, जब से श्रेया आपको देखी है तब से वो अपनी दादाजी को बहुत याद करती रहती है। हर पल अब वो उदास रहने लगी है। वो खाना पीना भी ठीक से नहीं कर रही है और तो और उसकी पढ़ाई में भी मन नहीं लग रही है। हमेशा वो अपनी दादाजी को याद करके दुखी होकर रोती रहती है। मुझे उसकी दुख देखा नहीं जाता। अंकल, क्या आप मेरे साथ उससे मिलने चल सकते हैं? सिर्फ एक दिन के लिए, फिर आपको मैं यहाँ छोड़ दूंगी। अगर आप उसे मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएगी वो। मैं जानती हूँ कि आप उसके दादाजी नहीं हैं, फिर भी उस बच्ची की खुशी के लिए क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। ये बात सुनकर ऋतु खुश हो जाती है। उसके बाद वो वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात करती है। मैनेजर उस वृद्ध आदमी को ले जाने की परमिशन देते हैं। फिर वो वृद्ध आदमी ऋतु के साथ कार में बैठ कर जाते हैं। अंकल, श्रेया आपको देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू अंकल, मेरी बात मानने के लिए। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। मैं जो भी कर रहा हूँ इंसानियत की वजह से कर रहा हूँ। उस मासूम सी बच्ची के लिए कर रहा हूँ, उसमें थैंक यू कैसा? आप सच में बहुत अच्छे हैं अंकल। अंकल, मैं यहाँ कार पार्क करती हूँ। मुझे श्रेया के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है। मैं अभी आई। आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। नहीं बेटी, तुम जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसके बाद ऋतु गिफ्ट खरीदने शॉप के अंदर चली जाती है। तब अचानक से एक तेज रफ्तार की ट्रक ऋतु की कार को टक्कर मार कर चली जाती है। टक्कर की वजह से कार पूरी तरह डैमेज हो जाती है और कार के अंदर बैठे हुए उस वृद्ध आदमी के सर एक पत्थर में टकराती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर ऋतु डर जाती है। वो तुरंत उस वृद्ध आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। पूरे 3 घंटे ऑपरेशन के बाद उन्हें रूम में शिफ्ट करवा जाता है। मैडम, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उन्हें रूम में शिफ्ट करवा दिया गया है, लेकिन अब वो बेहोश है। सर पर काफी चोट लगी थी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी। डॉक्टर की बात सुनकर ऋतु चिंता में पड़ जाती है। ये क्या हो गया? मैं तो उस अंकल को अपनी भरोसे वृद्धाश्रम से लेकर आई थी, लेकिन रास्ते में ये सब हो जाएगा मुझे पता नहीं था। मैं तो उनको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मैं अब वृद्धाश्रम की मैनेजर को क्या जवाब दूंगी? मुझे उन्हें अकेले गाड़ी में छोड़ना नहीं था। प्लीज भगवान, उस अंकल को ठीक कर दीजिए। उनको जल्दी से होश में ले आइए। प्लीज प्लीज भगवान। ऐसे कहकर वो दुख के मारे बेंच में बैठ जाती है। तभी ऋतु की हस्बैंड रोहित का कॉल आता है। ऋतु फोन उठाती है। हेलो रितु, कहाँ हो तुम? रात के 9 बज चुके हैं, तुम अभी तक घर नहीं लौटी हो। तुम्हारा आज लेट हो जाएगी, ये बात तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं अब क्या करूं रोहित, कुछ समझ में नहीं आ रही है। उस अंकल को अब तक होश नहीं आया है। मुझे बहुत डर लग रही है रोहित। मुझे उनके लिए बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो रितु, अंकल को कुछ नहीं होगा। मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। कुछ समय के बाद रोहित हॉस्पिटल आ जाता है। रोहित को देखकर ऋतु की डर थोड़ी सी कम हो जाती है। रात की 1 बज चुके थे, फिर भी उस वृद्ध आदमी को होश नहीं आया था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। ऋतु और रोहित उस वृद्ध आदमी की होश आने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 दिन के बाद उन्हें होश आता है। वो अपने आप को हॉस्पिटल की बेड में देखकर हैरान हो जाते हैं। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ है मुझे? आपका एक्सीडेंट हुआ था। आपको आपकी जान पहचान के लोग यहाँ लाए थे। वो अब भी बाहर खड़े हैं। मैं उन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। उसके बाद नर्स ऋतु और रोहित को बुलाती है।
चाचा जी, ए मैडम आपको हॉस्पिटल लेकर आई थी। तुम कौन हो बेटी? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम तो मेरे कुछ नहीं लगते। उस वृद्ध आदमी के मुंह से ये बात सुनकर ऋतु हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ए अंकल, मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? वो तो मुझे पहले मिल चुके हैं। वो मेरे साथ तो श्रेया से मिलने आ रहे थे, फिर क्या हुआ? वो अब मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? उसके बाद ऋतु उनके पास जाकर बोली, अंकल, आप सच में मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? हाँ, तुम कौन हो? तुम मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि आपका घर कहाँ है? आप कहाँ रहते हो, ताकि हम आपको आपके घर छोड़ पाए। मेरा घर मुंबई में है। मुंबई में कहाँ पर? जुहू मुंबई में। आपके घर में कौन कौन सब है? मेरे घर में मेरा। इतना कहकर वो वृद्ध आदमी चुप हो गए। अंकल, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? आप कुछ बोल रहे थे ना? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर वो वृद्ध आदमी चुप हो गए। ये देखकर ऋतु को डाउट होता है, क्योंकि वो वृद्ध आदमी अब कुछ बात छुपा रहे थे। इसलिए ऋतु बोली, अंकल, आप श्रेया को जानते हो? ऋतु की मुंह से श्रेया की नाम सुनकर वो वृद्ध आदमी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, तुम कौन हो और मेरी श्रेया को कैसे जानते हो? बोलो। उस वृद्ध आदमी के बातें सुनकर ऋतु फिर से हैरान हो जाती है। अभी तो कुछ दिन पहले ये अंकल श्रेया को पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब श्रेया को कैसे जानते हैं? और ये अंकल श्रेया के नाम सुनकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर क्या हुआ है उनके साथ? ऋतु ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी डॉक्टर ऋतु को बुलाए। ऋतु और रोहित डॉक्टर के केबिन में जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर ऋतु को पूछते हैं, ऋतु मैडम, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं उनके दूर के रिश्तेदार हूँ और मैं उन्हें जानती हूँ। अच्छा मैडम, उनके साथ पहले भी कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? क्योंकि उनके साथ पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण उनका मेमोरी लॉस हो गया था, और 3 दिन पहले वो जब आपके साथ आ रहे थे तब एक्सीडेंट में उनका सर पत्थर में टकराने के कारण उनका मेमोरी फिर से वापस आ गया है। अब ऋतु और रोहित को सारी बात समझ में आ गया था। सर, क्या हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आप उन्हें घर ले जा सकते हो, लेकिन आज नहीं कल। हमें उन्हें और एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। आप कल इवनिंग में उन्हें घर ले जा सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद ऋतु और रोहित उस वृद्ध आदमी के पास आते हैं। ऋतु उनके साथ घटी हुई पूरी घटना उस वृद्ध आदमी को बताती है। ये बात सुनकर वो बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। बेटी, मुझे मेरी श्रेया के पास ले चलो, मुझे उसको देखना है। वो कैसी है? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। जाने अनजाने में मैंने उसका दिल दुखाया है, मुझे उससे माफी मांगना होगा। अंकल, श्रेया बिल्कुल ठीक है। वो बस आपको हमेशा याद करती रहती है। मैं आपको उसके पास जरूर लेके जाऊंगी। आपको कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, फिर हम श्रेया से मिलने चलेंगे। लेकिन अंकल, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आपका याददाश्त चला गया था? ये बात सुनकर वो वृद्ध आदमी फिर से चुप हो जाते हैं। ऋतु की बहुत पूछने के बाद भी वो कुछ नहीं बताते। ये देखकर रोहित ऋतु से बोलता है, ऋतु, मेरे ख्याल से हमें अब अंकल को आराम करने देना चाहिए, इसलिए अब तुम यहाँ से चलो और अंकल को आराम करने दो। चलो, हम बाहर जाते हैं। रोहित की बात मानकर ऋतु रोहित के साथ रूम से बाहर चली जाती है। रोहित, तुम मुझे बाहर क्यों लेके आए? मैं अंकल से बात कर रही थी ना, और कुछ ज्यादा पूछने पर वो शायद बता देते कि उनके साथ क्या हुआ था। नहीं ऋतु, अंकल अभी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहते। अगर उन्हें बताना होता तो तुम्हारा एक बार पूछने पर वो सब कुछ बता देते, लेकिन तुम्हारा इतना पूछने पर भी तुम्हें कुछ नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब वो नहीं चाहते कि हम उनकी अतीत के बारे में कुछ जाने, इसलिए तुम उन्हें फोर्स मत करो। लेकिन रोहित, अगर हम उनके बारे में कुछ जानेंगे तब जाकर हम उनकी मदद कर सकते हैं ना?
हम उनका मदद जरूर करेंगे, उनका विश्वास जीतकर। वो अब हमें इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें पहले उनका भरोसा जीतना है। उसके बाद देखना, वो खुद ब खुद हमें सब कुछ बोल देंगे। इसलिए तुम चिंता मत करो, सब कुछ समय के ऊपर छोड़ दो, समय सब कुछ ठीक करेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो रोहित। उसके अगले दिन शाम को उस वृद्ध आदमी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। अंकल, अब चलिए हमारे साथ हमारे घर, वहाँ मैं आपको श्रेया से भी मिलवाऊंगी। ये बात सुनकर वो वृद्ध आदमी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो ऋतु और रोहित के साथ उनके घर चले आते हैं। अंकल, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं कल स्कूल से आने के समय श्रेया को यहाँ ले आऊंगी। देखना, वो जब आपसे मिलेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। उसके अगले दिन ऋतु स्कूल जाकर श्रेया से मिलती है। मिस, आप 3-4 दिन से कहाँ थे? स्कूल नहीं आ रहे थे। आपको आपका प्रॉमिस याद है ना मिस? हाँ श्रेया, मुझे सब कुछ याद है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज मिस? मैं अभी तुम्हें सरप्राइज के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना होगा। उसके बाद तुम खुद ब खुद अपनी सरप्राइज के बारे में जान पाओगी। बोलो, चलोगी मेरे साथ मेरे घर? मैं तुम्हारी मम्मी पापा से भी बात कर लूंगी। हाँ मिस, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। स्कूल छुट्टी होने के बाद ऋतु श्रेया को लेकर घर चली आती है। श्रेया ऋतु मैडम की घर पर अपनी दादाजी को देखकर खुशी की मारे उनसे लिपट जाती है। उसकी दादाजी उसको देखकर रोने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मेरे वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई है, माफ कर दे मुझे। दादाजी मत रोइए, मैं आपके पास हूँ ना। हाँ मेरी बच्ची। दादाजी, आप उस दिन मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे थे? और आप इतने दिन से मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मम्मी पापा बोल रहे थे कि आप मर चुके हो और आप आसमान में स्टार बन चुके हो, आप कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन आप तो आ गए। आप वहाँ से कैसे आए? हाँ, आपको वहाँ पर मेरी बहुत याद आई ना, इसलिए आप फिर से मेरे पास लौटे। हाँ ना दादाजी? श्रेया की बात सुनकर उसकी दादाजी फुट फुट कर रोने लगते हैं। दादाजी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मैं आपके पास आ गई ना। अंकल, आपके साथ क्या हुआ था? श्रेया भी आपको पूछ रही है। अब तो आप बोल दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ था जिसमें आपकी याददाश्त चली गई थी। बोलिए अंकल, बोलिए, शायद हम आपके कुछ मदद कर पाए। हाँ बेटी, मैं आज तुम लोगों को सब कुछ बोलूंगा। उसके बाद वो वृद्ध आदमी अपने अतीत के बारे में बोलने लगे। मेरा नाम अशोक चौधरी है, मेरा घर जुहू मुंबई पर है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम रंजीत है। मैं एक सरकारी बैंक में काम करता था। इस सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद मैं और मेरे पत्नी कुसुम बहुत सपने देखे थे कि रंजीत की शादी होने के बाद अपने बचे हुए बाकी जिंदगी अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी बिताएंगे। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। शायद हमारे तकदीर में वो खुशी लिखा ही नहीं था। मेरे बेटे रंजीत ने अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली। उसका नाम माया था। माया एक अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी तौर तरीके, उठना बैठना हमारे हैसियत से ऊपर थी। वो हमारे घर में ठीक से नहीं रह पाती थी। उसे कुछ ना कुछ हमेशा कमी नजर आती थी। वो हमारे घर में रहना ही नहीं चाहती थी। और एक दिन, ये क्या रंजीत, मैं बहुत उम्मीद के साथ तुमसे शादी करके इस घर में आई थी, लेकिन यहाँ आकर मेरी सारी अरमानों का पानी फिर गया। तुम्हारी घर पर ना ढंग का कोई टीवी है, ना कोई एसी है। यहाँ गर्मी में मेरी जान छूट रही है। मुझे यहाँ एक सेकंड में भी रुकने को मन नहीं कर रहा है। माया, मैं समझ सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। मेरा इस महीने की सैलरी मिलने के बाद मैं इस घर में एक एसी लगवा दूंगा। सैलरी मिलने में अब 20 दिन बाकी है। तब तक तो मैं गर्मी के मारे मर ही जाऊंगी। जान, मरने के बारे में क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मरने के बारे में सोचूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? मैंने तुम्हें कितना कहा है कि मेरे पापा के घर चलते हैं,
वहाँ रहेंगे। और तो और मेरे पापा ने भी तुम्हें कितने बार बोल चुके हैं कि उनकी कंपनी को संभालने के लिए, लेकिन तुम उन्हें हमेशा मना करते आ रहे हो। तुम जॉब करके कितना कमा लेते हो? महीने में सिर्फ 30,000, जिसमें आधा से ज्यादा पैसे तो तुम्हारी माँ के दवाई में खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पापा की कंपनी में ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुम लाखों कमाओगे, पूरा कंपनी तुम्हारा होगा, लेकिन तुम कुछ समझते ही नहीं हो। माया, अगर मैं इस घर से चला गया तो माँ और बाबूजी का कौन ख्याल रखेगा? उनका मेरा अलावा कोई नहीं है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ उन्हें ना ले जाने को। वो दोनों भी हमारे साथ मेरे पापा के घर रहने के लिए चल सकते हैं ना। माँ बाबूजी वहाँ नहीं जाएंगे, ये उनका स्वाभिमान के खिलाफ होगा। माया, मुझे कुछ समय दे दो, मैं तुम्हारा हर जरूरत को धीरे धीरे पूरा करूँगा। तुम हमेशा एक टिपिकल और आदर्शवादी बेटा बनकर रह जाओगे, एक अच्छे पति कभी बन नहीं पाओगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसे कहकर माया गुस्से में आकर सो जाती है। माया और रंजीत के इस सारी बात कुसुम सुन लेती है। वो बहुत दुखी होती है। वो अपने पति अशोक के पास आकर बोलती है, सुनिए, आपको रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे उसमें से कितने पैसे बचे हैं? तुम अचानक आज पैसे के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। तो क्या रंजीत को चाहिए? नहीं जी, उसे भी नहीं चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि इस साल गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए रंजीत की कमरे में एक एसी लगवा दें। माया एक बड़ी घर की बेटी है, उसे गर्मी में रहने की आदत नहीं होगी, इसलिए वो बेचारी तो कुछ कहती नहीं है। हमें उसकी खुशी के बारे में ख्याल रखना होगा ना, इसलिए मैं पैसों के बारे में आपसे पूछ रही थी। अच्छा, जितना पैसा मिला था उसमें आधा रंजीत के शादी में खर्चे हो गए थे। जितना बचा है उसमें एक एसी खरीद सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कल एक एसी खरीद कर रंजीत के कमरे में लगवा दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? अशोक की बातें सुनकर कुसुम मुस्कुरा देती है। उसके अगले दिन अशोक एक एसी खरीद कर रंजीत के कमरे में लगवा देता है। ये देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। माया को खुश देखकर कुसुम बोलती है, माया बेटा, ऐसे ही खुश रहा करो। तुम जितनी खुश रहोगी उतना इस घर के लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा। हम अब आते हैं बेटा। इतना कहकर कुसुम और अशोक वहाँ से चले जाते हैं। कहीं माँ और बाबूजी कल हम दोनों की बात सुन तो नहीं लिए? अगर ऐसा है तो उनको कितना बुरा लगा होगा। सुन लिए तो अच्छा हुआ ना, इस बहाने हमारे कमरे में एसी लग गया। तुम ये सब बातों को इग्नोर किया करो। ऐसे ही दिन वो दिन माया की ख्वाहिशें बढ़ने लगे। वो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लगी, जिसके कारण घर का माहौल अशांत होने लगा। वो घर की कोई भी काम कर नहीं रही थी। सारे काम कुसुम को करना पड़ता था, इसलिए कुसुम बहुत टायर्ड फील कर रही थी। उसे देखकर अशोक ने उसे कहा, कुसुम, तुम आज थोड़ा आराम कर लो, मैं आज सबके लिए चाय नाश्ता बना दूंगा। अरे नहीं जी, आप क्यों खामोखा परेशान होंगे, मैं बना दूंगी। मैं कहा ना कि तुम आराम करो तो सिर्फ आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगा। उसके बाद अशोक ब्रेकफास्ट बनाने किचन में चला आता है। मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? सबके लिए आलू पराठा बना देता हूँ। आलू पराठा कुसुम और रंजीत को बहुत पसंद है, वो दोनों खुश हो जाएंगे। ऐसे सोचकर अशोक सबके लिए आलू पराठे बनाते हैं। चलो, आलू पराठे तो रेडी हो गए, अब सबको खाने के लिए बुलाता हूँ। कुसुम, रंजीत, माया, सब डाइनिंग टेबल के पास आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। अशोक के बुलाने पर सब डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। आलू पराठे को देखकर माया गुस्से में आकर बोलती है, ए क्या माँ जी, आपने आज आलू पराठे क्यों बनाए? कितना ऑयली है ये पराठे। आपको तो पता है ना कि मुझे ऑयली चीजें पसंद नहीं है, तो आप ये क्यों बनाए? माया, कुसुम की तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ये पराठे बनाए हैं। ओह, बनाने से पहले मुझे पूछ तो लेते पापा जी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। क्या?
मैं तुम्हें पूछकर ब्रेकफास्ट बनाऊं? मुझे लगा कि सबको आलू पराठे पसंद होंगे, इसलिए बना दिया। सबको पसंद नहीं है आलू पराठे, सिर्फ माँ जी को पसंद है, इसलिए आपने उनके लिए और उनकी पसंद के लिए ही बनाए हैं। कुछ सीखो अपनी बाबूजी से रंजीत। इस उम्र में भी वो तुम्हारी माँ का कितना ख्याल रखते हैं, उनका पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखते हैं, और तुम हो कि उनके विपरीत हो। मुझे ये ब्रेकफास्ट नहीं करना है। इतना कहकर माया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये क्या माँ, अगर आपका तबीयत खराब था तो आप मुझे बता सकती थी, मैं ब्रेकफास्ट बना देता। आपने बाबूजी से क्यों कहा? उन्होंने आपकी पसंद के आलू पराठे बना दिए। कभी तो आप दोनों माया की खुशी के बारे में सोचते। अगर आप उसकी खुशी के खातिर कॉर्नफ्लेक्स बना देते तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, आप उसकी खुशी के बारे में क्यों सोचेंगे? आप तो सिर्फ खुद के ही खुशी के बारे में सोचते हैं। क्या हम तुम्हारे और माया के खुशी के बारे में नहीं सोचते, ये तुम कह रहे हो? हाँ, आप दोनों सिर्फ अपने खुशी के बारे में सोचते हो। इतना कहकर रंजीत गुस्से से बिना खाए ऑफिस चला जाता है। ये देखकर कुसुम और अशोक बहुत दुखी होते हैं। हमारा बेटा रंजीत आज हमें ऐसा बोलेगा, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वो कितना बदल गया है जी। उसे देखकर अब ऐसा नहीं लगता कि वो हमारा बेटा है। कुसुम, वो अब माया की पति है। हमारा बेटा उस दिन पराया हो गया था जिस दिन उसकी शादी माया से हुई थी। तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? माया तुम्हारे साथ क्या हरकत करती रहती है और तुम चुपचाप सहती रहती हो, सिर्फ मेरे और रंजीत के खुशी के लिए। मुझे सब कुछ पता है कुसुम। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन माया को पता चली कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माया जी, आगे से आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना होगा और खुश रहना होगा। आप जितना खुश रहोगी, आपका होने वाला बच्चा भी उतना ही खुश और स्वस्थ रहेगा। जी डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी खुश रहने की। उसके बाद माया खुशी मन से घर चली आती है। उसे देखकर कुसुम पूछती है, माया कहीं बाहर गई थी क्या? आपसे मतलब? जब आप देख रहे हो कि मैं बाहर से आ रही हूँ तो पूछ क्यों रही हो? और ऐसे भी मैं आपका हर सवालों का जवाब दूं, ये जरूरी भी तो नहीं है। सो एक्सक्यूज मी। तुम्हें मैं कितना बार समझाया कुसुम कि माया से दूर रहा करो। वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब रखना नहीं चाहिए। फिर भी तुम उसे हमेशा पूछकर अपने बेइज्जती क्यों करती रहती हो? नहीं जी, मैं उसे आज दिन भर घर में नहीं देखी, इसलिए पूछ लिया। तुम्हारे पूछने पर जब वो तुम्हें सीधी जवाब नहीं देती तो तुम उससे क्यों सवाल पूछती हो? वो तुम्हें हमेशा उल्टी सीधी जवाब देती है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज के बाद तुम उससे कुछ नहीं पूछोगी। अपनी होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर माया मन ही मन खुशी हो रही थी। तभी रंजीत ऑफिस से घर आता है। क्या हुआ माया, आज बहुत खुश नजर आ रही हो? खुशी की तो बात है रंजीत, अगर तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा तो बताओ, क्या है वो खुश खबर? रंजीत, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। ये बात सुनकर रंजीत माया को खुशी के मारे गले लगा देता है। ये बात माँ और बाबूजी जानते हैं? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है। तो चलो उन्हें बता देते हैं। रंजीत, तुम उन्हें जरूर बताना, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। कौन सी बात, बोलो। रंजीत, कुछ महीने के बाद हमारा एक बच्चा होगा। उस बच्चे को पालने में, उसकी जरूरतों को पूरा करने में हमें बहुत पैसे चाहिए होंगे। तुम अब जितना कमा लेते हो उतना हमारे लिए अब सफिशिएंट नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस घर में रहकर मैं अपने बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। अगर उससे कुछ हो गया तो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हमेशा खुश रहा करो, देखना बच्चा भी हमारा ठीक से पैदा होगा। और ऐसे भी माँ और बाबूजी घर पे हमेशा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी माँ तो हर वक्त बीमार रहती है, तो वो मेरी ख्याल कैसे रखेंगे? और तो और मैं उनकी वजह से हर वक्त परेशान रहती हूँ। मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती, ऐसे में मैं एक बच्चे को कैसे जन्म दूंगी? तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम अब से मेरे पापा की बिजनेस संभालो, उनकी कंपनी में ज्वाइन कर लो,
आगे हमारा फैमिली बढ़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द मेरी पापा के घर जाना होगा, वहाँ पे रहना होगा। वहाँ पे बहुत सारे नौकर चाकर है जो मेरा ख्याल रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी वहाँ पर हो। देखो रंजीत, मैं ये सब हमारी फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ, हमारी होने वाले बच्चे की भविष्य के लिए बोल रही हूँ। इस घर में ना हमारा और ना ही हमारे होने वाले बच्चे का किसी का भी फ्यूचर सही नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें इस घर को छोड़कर मेरी पापा के घर चलना चाहिए। तुम सही बोल रही हो माया। इस घर में मेरा या मेरा बच्चे का किसी का भी फ्यूचर नहीं है। मैं अपने होने वाले बच्चे को ऐसा जिंदगी नहीं देना चाहता जिसमें गरीबी हो, जिसमें हर वक्त पैसे की कमी हो। मैं उसे जो आराम की जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। तुम कपड़ा पैक करो, मैं आज ही माँ और बाबूजी से इस बारे में बात करूंगा। रंजीत की बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों अशोक और कुसुम के पास जाते हैं। उन दोनों को देखकर कुसुम बोलती है, रंजीत, माया, तुम दोनों यहाँ, कुछ काम था क्या बेटा? माँ, बाबूजी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? माँ, माया माँ बनने वाली है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। सुना आपने रंजीत के बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं और मैं दादी। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। माया बेटा, तू चिंता मत करना, मैं तेरा और तेरे होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं अभी फिर से मिठाई लेकर आती हूँ। हम सब मुंह मीठा करेंगे। रुक जाइए माँ जी। रंजीत, तुम जो बात कहने के लिए आए थे, वो बात तो तुमने अभी तक कहा ही नहीं। जल्दी से बोलो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। रंजीत, तुम्हें और भी कुछ कहना है क्या बेटा? तो बोल बेटा, क्या बात है? माँ, मैं और माया कल यहाँ से जा रहे हैं। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और इस हालत में माया कहाँ जाएगी? तू एक काम कर, तुझे जहाँ जाना है तू जा, लेकिन मैं माया को कहीं जाने नहीं दूंगी। ज्यादा घूमना फिरना बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। एक बार बच्चे को आने दे, फिर माया की जहाँ मर्जी वो जा सकती है। मैं उसकी बच्चे का ख्याल रखूंगी। माया बेटा, देख, तू मुझे गलत मत समझना, मैं तेरे बच्चे की भलाई के लिए कह रही हूँ बेटी। माँ, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरी कहने का मतलब है, मैं और माया कल इस घर को छोड़कर माया के पापा के घर रहने के लिए जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तू मजाक कर रहा है ना? नहीं, हम दोनों सच में जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इस घर में तुम दोनों को क्या कमी है? इस घर में है ही क्या माँ? इस घर में पैसों की कमी हमेशा लगी रहती है। कुछ खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर ये पैसा खर्चा कर दिए तो आगे का गुजारा कैसे होगा। मैं जो भी कुछ कमा रहा हूँ उसमें ज्यादा तो आपकी दवाई में खर्चा हो जाती है। मेरे परिवार के लिए बचता कितना है? कल को मेरा बच्चा होगा, मेरा फैमिली बढ़ेगा, इसके लिए मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। इसलिए मैं माया की पापा के बिजनेस संभालूंगा और उनके घर रहूंगा। पैसे कमाने के लिए तू एक घर छोड़ के जाएगा बेटा? अपने माँ बाबूजी को छोड़कर जाएगा? तू कभी सोचा है तेरे बिना हम दोनों कैसे रहेंगे? आपको जैसे रहना है रहिए माँ, लेकिन मैं आप दोनों के लिए इस घर में नहीं रह सकता। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है। इस घर में मेरा फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को पैसा चाहिए तो मैं हर महीने आप दोनों के लिए भेज दूंगा। क्या तुम हम दोनों का प्यार का कीमत पैसों से तोल रहा है? कुसुम, ये दोनों को यहाँ से जाने दो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। जाने दो इनको। रंजीत अब शादीशुदा है, उसको अपने बारे में फैसला करने का पूरा हक है, इसलिए वो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो। थैंक यू बाबूजी, हमें समझने के लिए। हम दोनों कल ही इस घर से चले जाएंगे। उसके बाद रंजीत और माया अपने कमरे में जाते हैं। रंजीत की बातें सुनकर अशोक और कुसुम रात भर सो नहीं पाते हैं। फिर अगले दिन माँ, बाबूजी, हम दोनों जा रहे हैं।
आप दोनों को अगर कभी हमारा याद आए तो आप दोनों हमसे मिलने वहां आ सकते हैं। हम अब चलते हैं। उनको जाता देखकर कुसुम फुट फुट कर रोने लगती है। रंजीत की बाबूजी, इन दोनों को रोकिए ना, मेरा रंजीत को रोकिए, वो जा रहा है। नहीं कुसुम, अब वो रुकने से भी नहीं रुकेगा। उसे अपनी माँ बाबूजी से ज्यादा पैसा प्यारा हो गया है, इसलिए तो वो अपने घर छोड़कर अपने ससुर के घर जमाई बनकर रहने चला गया है। अपने आप को संभालो कुसुम, वरना तकलीफ तुमको ही होगा। रंजीत अपने ससुर के घर पहुंचकर उसके अगले दिन से ही उनका बिजनेस संभालने लगता है। ये देखकर माया और उसकी पापा बहुत खुश होते हैं। उधर कुसुम और अशोक बेटे और बहू घर से जाने के कारण दुखी रहते थे। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। उधर माया हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म देती है। वो उसकी नाम श्रेया रखती है। बेटी होने की खुशी में रंजीत घर पर एक पार्टी रखता है। वो पार्टी में आने के लिए सबको न्योता देता है, लेकिन कुसुम और अशोक को नहीं देता। कुसुम और अशोक को ये भी पता नहीं था कि उनकी एक पोती हुई है। कुसुम चाची, बधाई हो, आप दादी बन गए हैं। रंजीत की एक बेटी हुई है। क्या मेरी रंजीत का बेटी हुई है? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये क्या चाची, आप ऐसे क्यों हो रहे हो, जैसे कि आपको कुछ पता ही ना हो। अच्छा एक बात बताइए, आज रात की पार्टी में आप और चाचा जी बच्चे को आशीर्वाद देने जा रहे हैं ना? पार्टी? कौन सी पार्टी बेटा? आपको पार्टी के बारे में भी पता नहीं है? क्या मजाक कर रहे हैं चाची जी? रंजीत और माया उनकी बेटी होने की खुशी पे घर पर एक पार्टी दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने इनवाइट किए हैं। मुझे और मेरे पूरे परिवार को भी बुलाए हैं। और आप कह रहे हो कि आपको पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं जानती। शायद रंजीत के बाबूजी को पता होगा और वो मुझे कहना भूल गए होंगे। मैं अभी उनको पूछती हूँ। ऐसे कहकर कुसुम खुशी मन से अशोक के पास जाती है। सुनिए जी, हमारा रंजीत का एक बेटी हुई है, अब दादा बन गए हैं। ये बात सुनकर अशोक खुश हो जाते हैं। तुम्हें कैसा पता चला? रंजीत का फोन आया था क्या? नहीं जी, उसका फोन नहीं आया था। हमारी पड़ोसी रानी ने मुझे बताया। उसने ये भी बताया कि आज रंजीत और माया उनके घर पर बच्चे की आने की खुशी में एक पार्टी रखे हैं और सबको बुलाए हैं। रंजीत पार्टी में सबको बुलाया है, लेकिन अपने माँ और बाबूजी को बुलाना जरूरी नहीं समझा। उसने हमें ये भी नहीं बताया कि उसकी एक बेटी हुई है। सारे पड़ोसियों को पता है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें दूसरों से पता चलता है। क्या हम रंजीत के लिए इतना पराया हो गए? ऐसी बात नहीं है जी, वो काम की वजह से भूल गया होगा। और ऐसे भी हम थोड़ी ना मेहमान है उसके। माँ और बाबूजी है हम दोनों उसके। हमें न्योता देने का क्या जरूरत है? हमें खुद बच्चे को आशीर्वाद देने वहाँ चलना चाहिए। देखना, रंजीत हम दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाएगा। चलिए ना, पार्टी को चलते हैं। तुम बेटे के प्यार में पागल हो गई हो कुसुम। जहाँ से हमें बुलावा नहीं आता वहाँ हमें जाना नहीं चाहिए कुसुम। ऐसे करने से हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो देंगे, इसलिए हमें जाना नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो जी? अपने पोती को देखना और उसे आशीर्वाद देने में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कहाँ आ गई? आपको जाना नहीं है तो मत जाइए, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी और बच्चे को आशीर्वाद भी देकर आऊंगी। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि सामने वाला चाहे अपना हो, जब तक वो बुलाए नहीं तब तक उसके घर जाना नहीं चाहिए। आपका ये असूल अपने पास रखिए जी। कितने कठोर है आप, बच्चे को देखने के लिए भी नहीं जाते। मैं तो पार्टी में जरूर जाऊंगी और बच्चे को आशीर्वाद देकर चली भी आऊंगी। देखना, मुझे देखकर रंजीत बहुत खुश हो जाएगा। शाम होने पर कुसुम रंजीत के घर पहुंचती है। उसके घर मेहमानों से भरी पड़ी थी।
लेकिन कुसुम की नजर सिर्फ बच्चे को ढूंढ रही थी। तब उसने देखा एक पालने में एक बच्चा झूल रही है और उसके पास माया थी और वो बात कर रही थी। बच्ची को देखकर कुसुम खुशी के मारे वहां जाकर उस बच्ची को गोदी में लेती है। ये देखकर माया गुस्से से कहती है, अरे अरे, तुम कौन हो और मेरी बच्ची को क्यों पकड़ी हो? माया बेटा, मैं हूँ कुसुम। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ कौन बुलाया है? आपके पास पार्टी में आने की इनविटेशन है? माया, अपनी पोती को देखने के लिए कैसी इनविटेशन? ओह शट अप! इस पार्टी में शहर की बड़े बड़े बिजनेसमैन और रईस आदमी लोग यहाँ आए हुए हैं, वो भी इनविटेशन के साथ। इस पार्टी में आप जैसी फटीचरों का कोई काम नहीं है। दीजिए मेरी बच्ची को और चली जाइए यहाँ से, वरना मैं वॉचमैन को बुलाकर धक्का मारकर आपको यहाँ से भगाऊंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक बार मुझे बच्चे को आशीर्वाद देने दो, फिर मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊंगी। ये मेरी बेटी है और मैं तय करूंगी उसे कौन आशीर्वाद देगा और कौन नहीं देगा। जाइए आप यहाँ से। माया की आवाज सुनकर रंजीत वहाँ पे पहुँच जाता है। क्या हुआ माया, तुम किसके ऊपर इतना चिल्ला रहे हो? तुम खुद देख लो। माँ, आप यहाँ? रंजीत, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। देखना बेटा, माया मुझे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए नहीं दे रही है। वो ठीक तो कर रही है माँ। मैं तो आपको इस पार्टी में नहीं बुलाया था, तो आप पार्टी में क्यों आए? ये पार्टी बड़े लोगों के लिए है और यहाँ सब ऊंचे खानदान के लोग आए हुए हैं। सो प्लीज आप यहाँ तमाशा मत कीजिए। यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाइए। और एक बात, आप आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना। मैं नहीं चाहती कि इस पार्टी में कोई भी कारण बिना खाए पिए जाए। उसके बाद माया और रंजीत बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके बातें सुनकर कुसुम रोने लगती है और दुखी मन से घर चली आती है। उसे देखकर अशोक कहता है, इतनी जल्दी आ गए बेटे के घर से? मुझे तो लगा था कि तुम्हें घर लौटने में बहुत देर हो जाएगा। नहीं जी, मैं बच्चे को देखकर उसे आशीर्वाद देकर चली आई। आप यहाँ अकेले थे ना, इसलिए जल्दी चली आई। इससे तो रंजीत बहुत बोल रहा था कि माँ आज रात रुक जाओ, कल सुबह मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसे मना की। आप यहाँ अकेले थे ना, इसलिए। तुम सच बोल रही हो कुसुम? हमारे शादी को 40 साल हो गए हैं और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। इसलिए मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि पार्टी में क्या हुआ। अशोक की बात सुनकर कुसुम जोर जोर से रोने लगती है और सारी बात बताती है। कुसुम की बात सुनकर अशोक बहुत गुस्सा करते हैं। मैं तुम्हें पहले से बोला था कुसुम, जहाँ में नौता नहीं मिला हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। फिर भी तुम मेरी बात अनदेखा करके वहाँ गई और तुम्हें अपमान सहना पड़ा। कुसुम, रंजीत को भूल जाओ। मैं जानता हूँ तुम वहाँ रंजीत के प्यार में गई थी। बच्चों का आशीर्वाद देने की जगह वहाँ से बेइज्जत होकर लौटी। इसलिए तुम मुझसे वादा करो, वहाँ उस घर में अब कभी नहीं जाओगी। वादा करो। अशोक की बात सुनकर कुसुम हाँ कहती है, लेकिन उसकी दिलो दिमाग में रंजीत और माया की बात हर वक्त चुपती रहती थी। वो बार बार उनकी बातों को याद करके दुखी रहती थी, जिसके कारण वो बीमार होने लगी थी। इसलिए अशोक कुसुम का ख्याल रख रहा था। कुसुम के इलाज के लिए बहुत पैसा खर्चा होगा। मैं अब इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं? मुझे कुछ रास्ता दिखाओ भगवान कि मैं क्या करूं। मिल गया रास्ता, थैंक यू भगवान। आप क्या लिख रहे हो जी? मैं फिर से अपना कहानी लिख रहा हूँ। कहानी पूरी होने के बाद मैं उसे पब्लिश करूंगा। उसमें से जो पैसा मिलेगा मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा। देखते देखते समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे रंजीत की बेटी अब 5 साल की हो गई होगी ना। उसे देखने को बहुत मन कर रहा है जी। काश कि मैं उसे देख पाती, उसे गले लगा पाती, उसे ढेर सारा प्यार कर पाती।
वो अगर कभी हमारे सामने आ भी जाएगी तो वो हम दोनों को पहचान नहीं पाएगी ना। जब उसके मम्मी पापा हमें नहीं पहचानते तो वो छोटी सी बच्ची हमें क्या पहचानेगी। अपने आप को संभालो कुसुम, इतना भावुक मत बनो। एक दिन श्रेया बेटा, आज मैं या पापा तुम्हें स्कूल से पिक करने आ नहीं सकते। आज एक क्लाइंट मीटिंग है, इसलिए हम दोनों वहाँ पर बिजी होंगे। मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप तो कर दूंगी, लेकिन छुट्टी होने के बाद ड्राइवर अंकल तुम्हें लेने आ जाएंगे। ओके मामा। अब चलो जल्दी, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। हाँ मामा, चलिए, मैं तो कब से रेडी हूँ। उसके बाद माया श्रेया को स्कूल छोड़ती है और वहाँ से ऑफिस चली जाती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद राजू ड्राइवर श्रेया को लेने स्कूल आता है। वो माया की पापा का एक वफादार ड्राइवर था। उनके घर में 10 साल से ड्राइवर की नौकरी करता था। वो जब कार चला रहा था तब उसकी मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तब उसका ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटक जाता है और अचानक एक वृद्ध आदमी उसके कार के सामने आकर एक्सीडेंट के कारण नीचे गिर जाता है। ओ नो, कोई कार के सामने आ गया। इतना कहकर राजू और श्रेया कार से बाहर आते हैं और उस वृद्ध आदमी के पास जाते हैं। वो वृद्ध आदमी और कोई नहीं बल्कि अशोक थे। आई एम सॉरी अंकल, कुछ सेकंड के लिए मेरा ध्यान भटका और आप कार के सामने आ गए। कोई बात नहीं बेटा। अरे, आपके हाथ में चोट लगी है। ज्यादा चोट नहीं लगी है बेटा, बस थोड़ा सा लगी है। चलिए, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, यहीं पास में तो मेरा घर है। नहीं अंकल, श्रेया ठीक कर रही है, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। उसके बाद राजू और श्रेया अशोक को लेकर उनके घर आते हैं। अशोक को देखकर कुसुम बोलती है, ये क्या हुआ जी? आपको चोट कैसे लगी? आई एम सॉरी आंटी, अंकल अचानक से मेरे कार के सामने आ गए और उनको चोट लग गई। कुसुम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। चोट कभी थोड़ी सी नहीं होती है। अगर उससे आप लापरवाही करोगे तो वही चोट बड़ा हो जाएगा और आपको ज्यादा दर्द भी होगा। इसलिए आप इसका अभी इलाज करवाइए। आंटी, घर में अगर फास्ट एड बॉक्स होगी तो ले आइए, मैं अंकल को मरहम पट्टी कर दूंगा। हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद राजू अशोक के मरहम पट्टी करता है। देखना, अभी आप जल्दी ठीक हो जाओगे। कितनी प्यारी बच्ची हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया है। उसके बाद श्रेया अशोक और कुसुम से ढेर सारी बातें करती है। उसकी बातें सुनकर अशोक और कुसुम खुश होते हैं। अंकल, काफी लेट हो गया है, अब हम चलते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, तुम दोनों हमारे घर पहली बार आए हो। मैं तुम दोनों को बिना खाए पिए कैसे जाने दूंगी? और ऊपर से ये बच्ची स्कूल से लौटी है, उसे भूख तो लगती होगी ना? हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। राजू अंकल, थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ से खाना खा कर जाएंगे। मैं अभी जल्दी से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। उसके बाद कुसुम श्रेया और राजू को अपनी हाथ की बनाई हुई खीर खाने को देती है। वाओ, बहुत अच्छी खीर बनी है। ऐसे में आप दोनों को क्या बुलाऊं? श्रेया बेटा, तुम हमें दादा दादी कहकर बुलाओ, क्योंकि हमारा एक पोती है जो तुम्हारी उम्र की होगी। अगर वो हमारे पास यहाँ होती तो वो हमें दादा दादी कहकर बुलाती, इसलिए तुम हमें दादा दादी कहकर बुलाओ। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ दादी। हमें मिलने फिर कब आओगी बेटा? मैं आप दोनों से मिलने कल फिर से आ जाऊंगी। क्यों राजू अंकल, आप मुझे लाओगे ना यहाँ फिर से कल? हाँ श्रेया, कल जरूर लाऊंगा, लेकिन आज तो यहाँ से चलो। ओके, बाय दादाजी, बाय दादी। उसके बाद श्रेया और राजू वहाँ से चले जाते हैं। श्रेया से मिलकर आज मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो मेरी रंजीत की बेटी है। हमारी रंजीत की बेटी भी
श्रेया जैसी बड़ी हो गई होगी ना। कुसुम, अपने आप को संभालो, तुम फिर से भावुक हो रही हो। उधर जब रंजीत और माया ऑफिस से घर आते हैं, तब श्रेया खाना खाकर सो गई थी। उसके अगले दिन मामा, आज स्कूल से आप मुझे लेने आओगे क्या? सॉरी बेटा, आज भी मैं आपको स्कूल से लेकर नहीं आ सकती। आज भी ऑफिस से कुछ जरूरी काम है। तुम राजू अंकल के साथ आ जाना। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों तक तुम्हें राजू अंकल ही स्कूल से लेकर आएंगे। अच्छा हुआ, इस बहाने मैं आज भी दादा दादी के घर जा पाऊंगी। आज भी श्रेया स्कूल से लौटने की समय अशोक और कुसुम से मिलने जाती है। उसे देखकर कुसुम और अशोक फिर से खुश हो जाते हैं। अच्छा दादी, आप मुझे देखकर ऐसे खुश होंगी या मुझे कुछ खाने को भी दोगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी कुछ बनाकर तेरे लिए लेकर आती हूँ। दादाजी, जब तक दादी खाना बनाती है तब तक क्या मैं आपके पूरे घर को देखकर आऊं? हाँ ठीक है, जाओ। उसके बाद श्रेया एक एक करके सारे कमरे देखती है। आखिर में वो रंजीत की कमरे में जाती है। वहाँ वो टेबल पर रंजीत की फोटो देखती है। वो फोटो देखकर हैरान हो जाती है। पापा की फोटो यहाँ कैसे आई? मुझे दादा दादी से ये फोटो के बारे में पूछना होगा। श्रेया रंजीत की फोटो लेकर कुसुम और अशोक के पास आती है। दादाजी, दादी जी, पापा की फोटो आपके घर में कैसे आई? ये मेरे पापा है। श्रेया की मुंह से ये बात सुनकर अशोक और कुसुम हैरान हो जाते हैं। हाँ, ये तो रंजीत सर के फोटो है, लेकिन ये फोटो आपके घर में कैसे? क्योंकि हम इसके माँ और बाबूजी है। क्या? अगर आप दोनों सर के माँ और बाबूजी है तो श्रेया आपकी पोती है। श्रेया, ये दोनों आपके सच में दादा दादी है। ये बात सुनकर श्रेया बहुत खुश हो जाती है। अशोक और कुसुम खुशी से श्रेया को गले लगा देते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं। मुझे तुझे देखकर कल से लग रहा था कि तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता होगा। तुझे देखने के लिए बरसों से मेरी आंखें तरस रही थी और तू आज मेरे सामने खड़ी है। लेकिन दादा दादी, आप तो गांव में रहते हो ना, तो फिर यहाँ कैसे? मम्मा पापा से जब भी आपके बारे में पूछती हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि आप गांव में रहते हो। नहीं बेटा, हम दोनों कब से यहाँ रहते हैं, ये हमारा घर है। लेकिन मम्मा पापा मुझे झूठ क्यों बोले? छोड़ इन बातों को, तू यहाँ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। श्रेया अपनी दादा दादी के घर बहुत समय तक रहती है और बहुत एंजॉय करती है। श्रेया, बहुत लेट हो गया है, तुम्हें अब घर लौटना चाहिए, वरना तुम्हारा मम्मी पापा तुम पर गुस्सा करेंगे। नहीं दादाजी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं आप दोनों के पास ही रहूंगी। नहीं बेटा, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारा मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ हमारे पास हो, वो तुम्हें फिर से कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम आज यहाँ से घर जाओ, कल फिर हमसे मिलने आ जाना। लेकिन दादाजी, आप दोनों हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हम सब साथ में रहते तो बहुत मजा आता। आपको पता है, मम्मा पापा ऑफिस से घर बहुत लेट आते हैं। मैं अकेले घर में रह कर बहुत बोर हो जाती हूँ। जब वो दोनों आते हैं तब तक तो मैं सो जाती हूँ। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। इसलिए मैं यहाँ आप दोनों के पास ही रहूंगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो दोनों तुम्हारे मम्मी पापा है और वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं तुम्हारे लिए ही तो करते हैं। तुम उन पर गुस्सा मत हो। तुम आज यहाँ से जाओ और कल फिर से हमसे मिलने आ जाना। मैं कल तुम्हारे लिए खीर बना कर रखूंगी, ठीक है? ठीक है दादी, आप दोनों कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आप कल पक्का खीर बनाना। हाँ बेटा, मैं जरूर बनाऊंगी। राजू,
तुम श्रेया को लेकर जाओ। उसके बाद श्रेया घर चली आती है। राजू अंकल, आपसे कुछ कहना था। हाँ श्रेया बोलो। अंकल, आप मम्मा और पापा से ये कभी मत कहना कि मैं अपने दादा दादी से मिलके आ रही हूँ, वरना वो दोनों मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे और कभी मुझे उनसे मिलने नहीं देंगे। ठीक है श्रेया, मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा, आई प्रोमिस। उसके बाद श्रेया रंजीत और माया को बिना बताए हर दिन अपने दादा दादी से मिलने आती है। एक दिन, आंटी आज मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं यहाँ श्रेया को छोड़कर जा रहा हूँ। काम खत्म करके आने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद मैं श्रेया को ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। दादी, दादाजी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो हॉल में है बेटा। अच्छा, तो मैं उनके पास जाती हूँ। दादी, आपने मेरे लिए खीर बनाया है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे लिए खीर बनाई हूँ। तू जाकर दादाजी के पास बैठो, मैं अभी खीर लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। श्रेया आकर अपने दादाजी के पास बैठ गई, लेकिन अशोक लिखने में बिजी थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब श्रेया आकर उनके पास बैठी है। तब श्रेया बोली, दादाजी, ये आप क्या लिख रहे हो कि आप मेरे तरफ देख ही नहीं रहे हो? अरे श्रेया, तुम कब आए? मैं तो 5 मिनट हो गई यहाँ आपके पास बैठी हूँ, आपको देखे जा रही हूँ, लेकिन आप तो लिखने में ही बिजी हो, तो मुझे देखोगे कैसे? ऐसे आप ये क्या लिख रहे हो? मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। कहानी? कैसी कहानी दादाजी? ये कहानी मेरी खुद की कहानी है। जब इसका पहला भाग लिखना खत्म हो जाएगा तब मैं इसको पब्लिश करूँगा। वाओ, तो सबसे पहले आप मुझे देना किताब पढ़ने के लिए। ऐसे दादाजी, आप अपने कहानी यानी किताब का क्या नाम दोगे? कुछ सोचा है आपने? मैं अपनी किताब का नाम रिश्तों की डोर रखूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी नाम है। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों का बातचीत अगर खत्म हो गई हो तो श्रेया बेटा, तू एक खीर खा ले। ठीक है दादी। दादा दादी, आपको पता है कल मेरा जन्मदिन है? हाँ बेटा, हमें याद है। वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं। दादी, आप दोनों मुझे कल क्या गिफ्ट दोगे? तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? दादा दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। हमारे आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है मेरी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया। इधर श्रेया अपनी दादा दादी के घर में बहुत एंजॉय कर रही थी और उधर माया और रंजीत ऑफिस का काम खत्म करके घर जल्दी आ रहे थे। आज श्रेया हम दोनों को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। काम की वजह से हम उसे ज्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन कल उसकी बर्थडे है, हमें उसके लिए कुछ प्लान करना होगा जिससे कि वो खुश हो जाए। तुम टेंशन मत लो, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। उसके बाद रंजीत बर्थडे पार्टी की प्लान के बारे में माया को बताता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी प्लान किए हो। श्रेया ये सब सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। घर पहुंचने के बाद माया देखती है कि श्रेया उसकी कमरे में नहीं है। तब वो आकर उसकी कुक को पूछती है, राधा, श्रेया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। राजू के साथ कहीं बाहर गई है क्या? नहीं मैडम, श्रेया बेटिया तो अब तक स्कूल से नहीं लौटी है। शाम की 6 बज चुके हैं, श्रेया अभी तक घर नहीं लौटी। उसकी स्कूल तो 3 बजे छुट्टी हो जाती है। राजू श्रेया को लेकर तो घर अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन मैडम, श्रेया तो अब कुछ दिनों से रात के 8 बजे के आसपास घर आते हैं। क्या? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सॉरी मैडम, मुझे लगा कि आपको पता होगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो, मैं राजू को कॉल करती हूँ। क्या हुआ माया, राधा के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? रंजीत, श्रेया को लेकर राजू अब तक घर नहीं लौटा है। राधा बोल रही थी कि कुछ दिनों से श्रेया रात के 8 बजे घर लौट रही है। उसकी स्कूल तो 3 बजे छुट्टी हो जाती है, तो फिर राजू उसे लेकर इतनी रात तक
कहाँ रुकता है, इसलिए मैं अब राजू को फोन करने जा रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं राजू को फोन करता हूँ। उसके बाद रंजीत राजू को फोन लगाता है। तब श्रेया और राजू अशोक के घर में थे। रंजीत सर का फोन, श्रेया पापा का फोन है, आवाज मत करो। हेलो सर। राजू, इतना लेट हो गया है और तुमने अभी तक श्रेया को लेकर घर नहीं लौटे? जी सर, कार खराब हो गई थी, उसको रिपेयर करने में लेट हो गया है। अगर कार खराब हो गया था तो मुझे या तो फिर माया को फोन कर देते, हम में से कोई श्रेया को लेकर घर आ जाते, लेकिन तुम उस बच्ची को भी वहाँ इतना देर तक रोक के रखा। कहाँ है श्रेया, उससे बात कराओ। जी सर। श्रेया, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो पापा। श्रेया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। तुमने कुछ खाया? हाँ, मैंने भरपेट खाया है। एक्चुअली पापा, राजू अंकल ना मुझे उनके एक चाचा चाची के घर छोड़कर कार रिपेयर करने गए थे। वहाँ पर मैंने बहुत सारा नाश्ता किया। अब कार ठीक हो गया है, हम दोनों अब घर आ रहे हैं। अच्छा पापा, तो मैं अब फोन रखती हूँ। राजू अंकल, चलिए घर जल्दी चलते हैं। मुझे लगता है कि मम्मा और पापा घर आ गए हैं। दादा दादी, मैं अब आती हूँ, कल फिर से आऊंगी। बाय। उसके बाद राजू श्रेया को लेकर घर चला आता है। राजू, राधा बोल रही थी कि तुम श्रेया को लेकर अब कुछ दिनों से रात को 8 बजे घर आते हो। उसकी स्कूल तो 3 बजे छुट्टी होती है ना? पापा, उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। अभी कुछ दिनों के बाद मेरा एनुअल एग्जाम होने वाला है। और पापा, आप तो जानते हो कि मैं मैथ्स में थोड़ी सी कमजोर हूँ, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए मैं स्कूल में कुछ घंटे अब रुकती हूँ। एक्स्ट्रा क्लास खत्म होने के बाद राजू अंकल मुझे घर लेकर आते हैं। इसमें राजू अंकल की कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है राजू, तुम अब जा सकते हो। श्रेया, अब तुम चलो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों तुम्हें कल की बर्थडे पार्टी की प्लान के बारे में बताएंगे। सोने के समय रंजीत श्रेया को पार्टी के बारे में बताता है। ये सुनकर श्रेया बहुत खुश हो जाती है। श्रेया, तुम कल तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट करना। ठीक है मम्मा। उसके अगले दिन माया श्रेया को स्कूल छोड़ती है और वहाँ पर वो श्रेया की प्रिंसिपल को देखती है। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग माया जी, ऐसे आप यहाँ? मैं श्रेया को स्कूल छोड़ने आई थी। ऐसे श्रेया पढ़ाई में काफी इम्प्रूव कर रही है। ऊपर से आपने स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास रखकर उसके मैथ्स में भी इम्प्रूव करा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास? हमने तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखा है। और ऐसे भी सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों की कैसे एक्स्ट्रा क्लास? हम तो क्लास 4 स्टैंडर्ड के बच्चों तक कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रख रहे हैं। सब कुछ क्लास आवर में ही खत्म हो जाता है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, तो मैं अब आती हूँ, क्लास की टाइम हो रही है। अगर एक्स्ट्रा क्लास स्कूल में नहीं हो रही है तो श्रेया हमसे झूठ क्यों बोली? और वो इतने समय तक कहाँ जाती है? मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। इसलिए स्कूल छुट्टी होने के समय माया चुपकर राजू और श्रेया को फॉलो करती है। वो राजू की कार के पीछे उन दोनों को फॉलो करते हुए जाती है। तब वो देखती है कि राजू कार अशोक की घर की सामने रोकता है और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। ये देखकर माया गुस्से में आ जाती है। दादा दादी, मैं आ गई। तू आ गई मेरी बच्ची। हम दोनों ने तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हें तुम्हारी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये लो, हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट कभी छूटा नहीं होता दादाजी। आप दोनों कितने प्यार से मुझे ये गिफ्ट दिए हो। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। तू इसे खोल कर तो देख, तुझे ये गिफ्ट पसंद आती है या नहीं? आप दोनों दिए हो तो मुझे पसंद कैसे नहीं आएगी। फिर भी आप कह रहे हो तो मैं ये गिफ्ट खोल कर देखती हूँ। उसके बाद श्रेया अपनी गिफ्ट खोलती है। गिफ्ट में एक टेडी बियर उसे मिलती है।
ये देखकर श्रेया बहुत खुश हो जाती है। वाह, बहुत अच्छी है ये गिफ्ट, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू दादा दादी। दादी, आप मेरे लिए खीर बनाई हो ना? हाँ बेटा, आज तेरी जन्मदिन है, मैं खीर बनाना कैसे भूल सकती हूँ। मैं अभी तेरे लिए खीर लेकर आती हूँ। अभी नहीं दादी, थोड़ा रुक जाओ, पहले हम सब फोटो उठाते हैं, फिर मैं बाद में खीर खाऊंगी। तो अंकल, आप हम तीनों का आपकी मोबाइल पर फोटो उठाइए और बाद में आप सब फोटो की कॉपी मुझे देना। ठीक है श्रेया। उसके बाद राजू सबकी बहुत सारी फोटो लेता है। तब माया वहाँ पर पहुँच जाती है। वो गुस्से में आकर राजू को एक चांटा मारती है। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई श्रेया को यहाँ लेकर आने की, वो भी हमको बिना बताए। और श्रेया, तुम्हारा तो एक्स्ट्रा क्लास चल रहा था ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास क्या यहाँ होती है? बोल मुझे, चुप क्यों है? माया, श्रेया को आज के दिन तो मत डांटो। आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। ऐसे भी श्रेया मेरी बेटी है, मैं उस पर गुस्सा करूं या फिर उसे मारूं, उसमें आप कहने वाली कौन होती है? आज आप लोगों की वजह से श्रेया हमसे झूठ बोलने लगी है। एक्स्ट्रा क्लास के बहाने वो चुप चुप कर आप लोगों से मिलती है, वो भी हमें बिना बताए। आप लोगों से श्रेया ज्यादा मिलेगी तो ये और भी झूठ बोलना सीख जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहिए, फिर भी आप मेरी बात नहीं माने। आप दोनों आपकी बेटी को तो मेरे साथ जाने में नहीं रोक पाए, इसलिए आप मेरी बेटी को बहका कर अपनी पास रखना चाहते हो। मैं आप दोनों की ये चाल बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। माया, तुम बहुत बोल रही हो, तुम हद से बाहर जा रही हो। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें कुछ भी बोल दो और हम सुनते रहेंगे। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सही तो बोल रही हूँ। अगर आप दोनों फिर से मेरी बेटी को यहाँ लाए या उससे मिलने की कोशिश किए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं आप दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, समझे आप? चलो श्रेया यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे दादा दादी के पास ही रहना है। श्रेया, मैंने कहा ना, यहाँ से चलो। उसके बाद माया श्रेया को पकड़कर लेकर चली जाती है। श्रेया, मेरी बच्ची। ये सब देखकर कुसुम को दिल का दौरा पड़ता है, वो बीमार पड़ जाती है। ये देखकर अशोक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर कुसुम को चेकअप करते हैं। देखिए अशोक जी, आप जल्द से जल्द कुसुम जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। जितनी जल्दी उनका हार्ट का ऑपरेशन होगा उतनी जल्दी वो ठीक हो पाएंगे। जी डॉक्टर, मैं आज ही कुसुम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा। आप उसकी इलाज शुरू कर दीजिए, मैं 2-3 दिन में पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद अशोक कुसुम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर कुसुम की इलाज शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास तो अभी सिर्फ 50,000 रुपए पड़े हैं, बाकी के पैसे मैं कहाँ से लाऊं? हाँ, मैं अपनी कहानी जितना लिखा हूँ उतना पब्लिश कर देता हूँ, उसमें जो पैसा आएंगे उस पैसों से कुसुम की ऑपरेशन हो जाएगा, इसलिए मुझे मेरे दोस्त रामदास के पास जाना होगा। ये सोचकर अशोक रामदास से मिलने उनके ऑफिस में जाते हैं। रामदास अशोक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे अशोक, तुम यहाँ? आओ आओ, बैठो ना। कितने सालों के बाद तुम यहाँ आए हो, कैसे हो तुम? और भाभी जी कैसे है? मैं ठीक हूँ। उसके बाद अशोक रामदास को सब कुछ बोलते हैं। अशोक की बातें सुनकर रामदास बहुत दुखी होते हैं। यार अशोक, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। मैं तेरा एक कहानी जरूर पब्लिश करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे और किताब पब्लिश होने के बाद रॉयल्टी मिलने में काफी समय लगेगा। इसलिए अगर तू बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ बोल। तू भाभी जी के ऑपरेशन के लिए मुझसे 10 लाख रुपया ले जा। जब तेरे पास पैसे हो जाएंगे तो फिर मुझे मेरा पैसा लौटा देना। देख अशोक, भाभी जी का ऑपरेशन जितना जल्दी हो जाएगा उतना उनके लिए ठीक रहेगा, इसलिए मेरी बात मान, तू मुझसे पैसा ले ले। ठीक है रामदास,
मैं तेरा ये उपकार कैसे चुका हूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। उसमें उपकार कैसा दोस्त? तू भूल सकता है वो दिन, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। जब मेरे पैसों की जरूरत थी तब भाभी जी ने तुम्हें अपने गहने दिए थे बेचकर मुझे पैसा देने के लिए। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो तेरे और भाभी जी की वजह से हूँ। तू ये 10 लाख रुपए के चेक ले और जल्द से जल्द जाकर भाभी जी का ऑपरेशन करवा दे। अशोक चेक लेकर तुरंत हॉस्पिटल आते हैं। कुसुम, तुम अब बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसों की इंतजाम हो चुका है। मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, तुम्हारा आज ही ऑपरेशन होगा। आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए जी? रामदास से। उसने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिया है और बोला है जल्द से जल्दी तुम्हारा ऑपरेशन करवाने के लिए। अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है जी। मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगी। ये तुम क्या कर रहे हो कुसुम? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी। सुनिए, मैं चाहती थी कि मरने से पहले बस एक बार रंजीत और श्रेया को देखूं। उन दोनों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। आप रंजीत के पास जाइए ना, उसे और श्रेया को लेकर आइए। प्लीज आप मेरे लिए जाइए। रंजीत नहीं आएगा कुसुम, तुम खामोखा उसे देखने की जिद कर रही हो। नहीं, वो आएगा जब वो मेरे बारे में जानेगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। वो मुझे देखने के लिए श्रेया को लेकर दौड़ा चले आएगा। प्लीज आप जाइए और उसे लेकर आइए। ठीक है कुसुम, मैं बस तुम्हारे लिए वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद अशोक रंजीत के घर जाते हैं। अशोक को देखकर माया और रंजीत गुस्सा हो जाते हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? रंजीत, मैं तुम्हें और श्रेया को लेने आया हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें और श्रेया को देखना चाहती है। चलो बेटा, कुछ समय के लिए अपनी माँ को देखकर आओ। वो तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। देखिए बाबूजी, ये सब काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरा एक जरूरी मीटिंग है। मैं आपके साथ आज नहीं आ सकता। जब मुझे समय होगा तब मैं उन्हें देखने के लिए आ जाऊंगा। माया, तुम श्रेया को लेकर अंदर कमरे में जाओ। इतना कहकर रंजीत ऑफिस के लिए चला जाता है और माया श्रेया को लेकर अंदर चली जाती है। ये देखकर अशोक दुखी मन से वहाँ से चले आते हैं। आप आ गए? रंजीत और श्रेया कहाँ है? वो दोनों नहीं आए। मैं तुम्हें कहा था कि रंजीत नहीं आएगा कुसुम। रंजीत अभी बड़ा आदमी बन चुका है। उसके पास अब अपनी माँ को देखने के लिए समय ही नहीं है। उसने कहा जब उसके पास समय होगा वो तुम्हें देखने आ जाएगा। उसने श्रेया को भी मेरे साथ नहीं भेजा। हम रंजीत के लिए पराया हो चुके हैं कुसुम, इसलिए तुम इसे देखने की इच्छा मत करो। ये बात सुनकर कुसुम रोने लगती है। मत रो कुसुम, वरना तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगा। आज रात तुम्हारी ऑपरेशन होगा। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, तुम आराम करो। ऐसे कहकर अशोक डॉक्टर को मिलने रूम से बाहर चले जाते हैं। अशोक के जाने के बाद कुसुम रंजीत को याद करके फिर से रोने लगती है। स्ट्रेस के कारण उसे फिर से हार्ट अटैक आती है और वो अपना दम तोड़ देती है। कुछ समय के बाद अशोक डॉक्टर से मिलकर आते हैं। कुसुम, डॉक्टर बोल रहे हैं कि आज रात 8 बजे तुम्हारी ऑपरेशन होगा। उसके बाद तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। कुसुम, तुम सुन रही हो ना कुसुम? कुसुम, अपने आंखें खोलो कुसुम। लेकिन कुसुम अशोक के बातों का कुछ जवाब नहीं देती है। इसलिए अशोक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। कुसुम अपनी आंखें नहीं खोल रही है और ना ही कुछ जवाब दे रही है। उसके बाद डॉक्टर आकर कुसुम को चेक करते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी अशोक जी, कुसुम जी इज नो मोर। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। नहीं कुसुम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो, उठो कुसुम, उठो। ऐसे कहकर अशोक फुट फुट कर रोने लगते हैं। अशोक जी, अपने आप को संभालिए। हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज है जिसमें आपको साइन करना होगा। उसके बाद आप कुसुम जी के बॉडी को ले जा सकते हैं। अशोक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुसुम की देहांत के बारे में बताने के लिए रंजीत को फोन करते हैं, लेकिन रंजीत उनका फोन नहीं उठाता है।
इसलिए वो रंजीत की मोबाइल पर एक मैसेज छोड़ देते हैं। सुबह तक इंतजार करने पर भी रंजीत जब नहीं आता है, तब अशोक निराश होकर हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके कुसुम की बॉडी को ले आते हैं और उसकी बॉडी का दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार के बाद जब मैं घर लौट रहा था, मुझे होश नहीं था। तब एक ट्रक अचानक से मेरे सामने आ जाता है और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद मैं कैसे उस वृद्धाश्रम में पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं था। मैं अपने याददाश्त खो दिया था। अंकल, आपके साथ और आंटी के साथ बहुत गलत हुआ है। आपको तो रंजीत और माया के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। उन दोनों को सजा देनी चाहिए। नहीं रितु बेटा, मैंने उन दोनों को सजा देकर श्रेया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। और ऐसे भी कुसुम अपनी आखिरी सांस तक रंजीत से बहुत प्यार करती रही, उसको याद करती रही। मैं रंजीत और माया को पुलिस के हवाले करके कुसुम की आत्मा को दुख पहुंचाना नहीं चाहता। दादाजी, दादी और आपके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं मम्मा पापा को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अब आपके पास ही रहूंगी, उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। वो दोनों बहुत गंदे लोग हैं। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास दादाजी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो दोनों तुम्हारे मम्मी पापा है। अगर तुम भी उन्हें ऐसा कहोगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। ऐसे कहने पर तुम्हारे दादी को भी बहुत दुख होगी ना। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैं और तेरी दादी रंजीत के लिए तड़पे हैं, उस तरह वो दोनों भी तेरे लिए तड़पे। इसलिए तू मुझसे वादा कर, तू तेरी मम्मी पापा के ऊपर कभी नाराज नहीं होगी और उनके पास रहेगी। तुम तो मेरी अच्छी गुड़िया हो ना। तुम अब जाओ, कल फिर से रितु के साथ मुझे मिलने आ जाना। ठीक है दादाजी, मैं आपके लिए ही मेरी मम्मा पापा को माफ करती हूँ। मैं आपसे मिलने रोज आऊंगी दादाजी। अभी वो दोनों आपसे मिलने मुझे नहीं रोक सकते। रितु बेटा, श्रेया को उसके घर छोड़ाओ। ठीक है अंकल। अंकल, आप आपके दोस्त का नाम क्या बोले थे? और आप जो कहानी लिखे थे उसका नाम क्या था? मेरे दोस्त का नाम रामदास है और मेरे कहानी का नाम रिश्तों की डोर है। उसके बाद रोहित वहाँ से जाकर एक किताब लेकर आता है। अंकल जरा देखिए, आप जिस कहानी के बारे में बोल रहे थे, ये वो तो नहीं है? उसमें आपका नाम भी लिखा है। अशोक उस किताब को खोलकर पढ़ते हैं। हाँ, ये तो मेरी कहानी है। इसमें मेरा नाम भी लिखा है। इसका मतलब रामदास ने मेरा कहानी पब्लिश कर दिया है। हाँ अंकल, ये आपकी किताब है। मैंने किताब पढ़ी है। बहुत अच्छी कहानी है आपकी। आपको पता है अंकल, आपके दोस्त रामदास जी मेरे चाचा जी है। उन्होंने ही ये किताब मुझे दिए थे। वो आपको बहुत याद करते हैं। चलिए अंकल, हम उनके पास जाते हैं। वो आपको देख के तो बहुत खुश हो जाएंगे। रितु, तुम श्रेया को उसके घर छोड़ाओ। मैं अंकल को लेकर चाचा जी के पास जाता हूँ। ठीक है रोहित। उसके बाद रोहित अशोक को लेकर रामदास के ऑफिस जाता है। रामदास अशोक को देखकर खुशी से गले लगा देते हैं। तुझे सही सलामत देखकर मुझे कितना खुश हो रहा है, ये मैं तुझे नहीं बोल सकता। सब बोल रहे थे कि तू मर चुका है, लेकिन मुझे विश्वास था कि तू एक दिन जरूर वापस आएगा। तुझे पता है, तेरे कहानी रिश्तों की डोर मैंने पब्लिश कर दिया है। तेरा किताब अब हाईएस्ट सेलिंग बुक बन चुका है। इस किताब की 10 लाख कॉपी बिक चुके हैं। लोगों को तेरी कहानी बहुत पसंद आ रही है। सब मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि उसका अगला पार्ट कब पब्लिश होगा। सब इस कहानी की अगला पार्ट जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे लिखी हुई कहानी को लोग इतना पसंद करेंगे। अरे अशोक, ये तो कुछ भी नहीं यार। अब मैं जो तुम्हें देने जा रहा हूँ वो तू देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। जस्ट ए मिनट। ये ले तेरी चेक। ये पूरे 20 करोड़ की है। ये तेरी बुक सेलिंग की प्राइस है। अरे देख क्या रहा है, ले पकड़ उसे। ये तेरी मेहनत की फल है। ये देखकर अशोक के आंखों से आंसू आ जाता है। आज को तुम जिंदा होती तो वो बहुत खुश हो जाती। रामदास, तेरी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरी कहानी पब्लिश करने के लिए। मैं तेरे ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मैंने तुझ पर कोई उपकार नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। मुझे भाभी जी के बारे में पता चला, जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। होने को कोई बदल तो नहीं सकता। तू हमेशा एक बात याद रखना, तेरे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन तेरा ये दोस्त हमेशा तेरे साथ था और हमेशा रहेगा।
थैंक यू रामदास। मैं अब चलता हूँ, काफी लेट हो गया है। मैं फिर से तुझे मिलने आऊंगा। उसके बाद अशोक और रोहित वहाँ से चले आते हैं। रितु, रोहित, तुम दोनों ने मेरे बहुत मदद किए हो। तुम दोनों ने मेरे लिए जो भी कुछ किए हो वो कोई अपना भी नहीं करेगा। लेकिन अब मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। तुम दोनों मुझे मेरे घर छोड़ दो। अंकल, ये आपका भी तो घर है। मैंने हमेशा आपको अपना पापा माना है। एक पापा अपनी बेटी के घर रहने में बोझ कैसी? आप कहीं मत जाइए, यहाँ रहिए। हम सब साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, उस घर में मेरी कुसुम की याद बसी है। मैं वो घर कैसे छोड़कर यहाँ रहूं? लेकिन तुम दोनों उदास मत हो। मैं तुम दोनों से मिलने यहाँ आ जाया करूंगा और तुम दोनों भी मेरे घर आना। ठीक है अंकल, आप चले जाना, लेकिन आज नहीं, कल। आज रात होने वाली है, इसलिए आप कल सुबह जाना। मैं और रोहित आपको आपके घर छोड़ आएंगे। उसके अगले दिन अशोक रोहित और ऋतु के साथ घर आते हैं। अशोक घर आकर कुसुम की फोटो पर माला लगाते हैं और 20 करोड़ की चेक को कुसुम की फोटो के सामने रखते हैं। कुसुम, ये देखो 20 करोड़ की चेक। ये मुझे मेरी कहानी पब्लिश होने पर मिली है। आज तुम यहाँ होती तो बहुत खुश होती। और तुम इन दोनों से मिलो। ये दोनों रितु और रोहित है। ये दोनों मेरे बहुत मदद किए। इतना कहकर अशोक भावुक हो जाते हैं। ये देखकर ऋतु बोलती है, अंकल, आज तो खुशी की दिन है। आप तो पूरे 2 साल के बाद अपना घर लौटे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप उदास हो रहे हैं। और रही आंटी जी की बात, वो तो आपके साथ हमेशा से थे और अब भी है और हमेशा रहेंगे आपकी यादों में। जरा सोचिए अंकल, अगर आप ऐसे उदास रहोगे तो आंटी जी को कितना दुख होगा। इसलिए आप हमेशा आंटी जी के लिए खुश रहिए। इतने में रोहित के मोबाइल पर रामदास का कॉल आता है। हेलो रोहित, अशोक है क्या तुम्हारे पास? हाँ चाचा जी, अंकल यहाँ पे है। लीजिए, उनसे बात कीजिए। अंकल, चाचा जी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो रामदास, बोलो। अशोक, मेरे बात ध्यान से सुन। परसों तेरे सम्मान समारोह के लिए एक पार्टी रखा गया है। इस पार्टी में शहर की जाने माने लोग आने वाले हैं। तुम्हें इस पार्टी में आकर अपनी कहानी के बारे में 2 शब्द बोलना होगा। मैं एड्रेस रोहित के मोबाइल में भेज दूंगा। मैं खुश खबर तेरे घर आकर देना चाहता था, लेकिन मैं तेरी काम के सिलसिले में थोड़ा सा बिजी हूँ। तू रोहित और रितु को साथ में लेकर आना। अच्छा, मैं अब रहता हूँ, बाय। ये बात सुनकर अशोक खुश हो जाते हैं और ये बात रोहित और ऋतु को बताते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अंकल, मैं और रितु आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। अशोक की सम्मान समारोह की खबर न्यूज़पेपर में छपती है। ये बात माया को पता चलती है। माया ये बात जानकर हैरान हो जाती है और रंजीत को बोलती है, रंजीत, ये देखो पेपर में क्या छपी है। तुम्हारे बाबूजी को 20 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। उनका कहानी पब्लिश हो चुकी है और उनकी किताब हाईएस्ट सेलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें कल सम्मानित किया जा रहा है। तुम्हारे बाबूजी तो अब करोड़ों में खेल रहे हैं रंजीत। जरा सोचो रंजीत, अगर ये पैसे हमें मिल गए तो क्या होगा। तुम्हारे बिजनेस में ये पैसे बहुत काम आ सकता है। और ऐसे भी इतने में सारे पैसों का तुम्हारे बाबूजी करेंगे क्या? उनका आगे पीछे तो हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो ये सारे पैसे हमारे हुए ना, ये पैसे वो हमको देंगे ना। इसलिए हमें कल इस पार्टी में जाना चाहिए और उनसे छूट मूट का माफी भी मांगना चाहिए। हमने उनके साथ बहुत कुछ गलत किया है। क्या वो हम दोनों को माफ कर देंगे? अगर माँ होती तब बात कुछ और होती। माँ के कहने पर बाबूजी हमको माफ कर देते, लेकिन माँ तो अब नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बाबूजी हम दोनों को अब माफ करेंगे या उनका सारा पैसा हमें दे। अरे, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास हमारी बेटी श्रेया तो है। हम कल श्रेया को भी इस पार्टी में लेकर जाएंगे। तुम्हारे बाबूजी श्रेया को देखेंगे तो उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा और वो हमें पैसे दे देंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। हम कल पार्टी में श्रेया को लेकर जाएंगे। माया और रंजीत की ये बातें श्रेया सुन लेती है
और वो गुस्सा हो जाती है। आप दोनों कितने मतलबी हो। आप दादाजी के पैसों के लिए आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। आप दोनों बहुत गंदे इंसान हो। मैं आप दोनों के साथ कल पार्टी में नहीं जाऊंगी। मैं अपने रूटू मैम के साथ ही पार्टी में जाऊंगी। आप समझ गए ना? उसके बाद श्रेया वहाँ से चली जाती है। श्रेया तो बच्ची है, तुम उसकी बातों को दिल पे ना लो। हम दोनों कल पार्टी में जरूर चलेंगे। उसके अगले दिन अशोक को सम्मानित किया जाता है। उसके बाद अशोक अपनी कहानी के बारे में 2 शब्द बोलते हैं। उस पार्टी में माया और रंजीत भी आए हुए थे। सर, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। अगर रिश्तों की डोर आपके घर की कहानी होती तो क्या आप अपने बेटे को माफ कर देते? ये बात सुनकर अशोक थोड़ा भावुक हो गए और बोले, अगर रिश्तों की डोर मेरे घर की कहानी होती तो मैं अपने बेटे को कभी माफ नहीं करता। ये बात सुनकर रंजीत और माया उदास हो जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद अशोक जब घर जा रहे थे तब रंजीत उनको बोला, बाबूजी रुक जाइए, मुझे और माया को माफ कर दीजिए बाबूजी, हमसे गलती हो गई थी। माफ? तुझे किस चीज के लिए माफ करूं रंजीत? घर छोड़कर गए इसलिए माफ करूं या अपने माँ को भिखारन कहने की वजह से माफ करूं? श्रेया हमारे घर आई और माया मुझे और तुम्हारी माँ को बेइज्जत करके श्रेया को खींच खींच कर हमारे घर से लेकर गई, इसलिए माफ करूं? या तो फिर तुम्हारी माँ अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रही और तुम नहीं आए, उसके लिए तुम्हें माफ करूं? या तो फिर एक बेटा होकर अपनी माँ की मौत के बारे में जानकर उसकी अंतिम संस्कार के लिए नहीं आए, उसके लिए माफ करूं? किस गलती के लिए तुझे माफ करूं रंजीत? तुमने गलती नहीं किए हो, तुम दोनों ने गुनाह किए हो, गुनाह। माया की बात तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो तो दूसरे घर से आई थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने बेटे थे। तुमने भी माया के साथ मिलकर हमें तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मैं अगर सिर्फ एक पिता होता तो शायद मैं तुम दोनों को माफ कर देता, लेकिन मैं कुसुम की पति भी हूँ। मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुम उसकी आखिरी सांस के समय उसके पास नहीं आए। तुम एक बेटे होने के कोई कर्तव्य नहीं निभाए रंजीत, इसलिए मुझसे कोई माफी की उम्मीद मत रखना। मेरा कोई बेटा नहीं है। जब रिश्ते में दरार पड़ जाते हैं तब कोई डोर काम नहीं आता है, डोर टूट जाते हैं। और हाँ, मेरा घर भी तुम दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। दादाजी, आप मुझसे भी नाराज हो क्या? आप मुझे बिना मिले जा रहे हो? नहीं श्रेया बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम तो मेरे जिगर की टुकड़े हो। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा बेटा। तो जब चाहे रितु के साथ घर आ सकती है, लेकिन तेरे मम्मी पापा के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैं उनके लिए कब से मर चुका हूँ और वो दोनों मेरे लिए भी मर चुके हैं। इतना कहकर अशोक वहाँ से अपने घर चले आते हैं। इसलिए कहते हैं बड़े बुजुर्गों का घर में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उनका हमेशा प्यार और सम्मान देना चाहिए। उनकी आशीर्वाद और खुशी में ही हमारी तरक्की होती है और हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। एक कहानी है 2 सहेलियों की, रूपा और मीठी, जो शादी के बाद एक गांव में रहते थे, जहां रूपा एक लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, वहां मीठी शांत, सरल और दयालु स्वभाव की थी। अरे, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो रूपा? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। तुम्हारी फूल तोड़ना मतलब पेड़ की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं तुम्हें क्या खुशी मिलता है पेड़ की डालियाँ तोड़कर, और तुम सारी फूल तोड़कर इकट्ठा तो करती हो, पर वो मंदिर में पड़ पड़ कर सूख जाते हैं। और पूजा तो तुम क्या खाक करती हो? सुनिए, बेकार में आप मेरे साथ बहस मत कीजिए। बोल देती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। आप आपका काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, लेकिन फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और लोग बातें सुनाते हैं मुझे। अब से ये सारी बातें तुम सुनना, समझी? हाँ समझी। आप बीच में मत पड़ना, मैं उन लोगों को देख लूंगी। अब मुझे जाने दीजिए। आज एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी, सब तोड़ लूंगी। देखूं तो मुझे कौन रोकता है। अरे रूपा, तुमने फिर से आज पेड़ की डालियां तोड़ दी। कितनी बार मैं तुमको कहा कि जितनी जरूरत है
इतना ही फूल लो, लेकिन तुम फूल के साथ साथ डाली को भी तोड़ देती हो, और तो और डाली तोड़ने के बाद बगीचे को साफ भी नहीं करती। तुम्हारी जाने के बाद मीठी आती है और बगीचे को साफ करती है। कल से तुम यहाँ फूल लेने मत आना। मीठी मीठी मीठी, जिसको देखो मीठी की तरफदारी करता है। तुम जितना मुझे रोकोगी फूल लेने से, मैं इतना ज्यादा तुम्हारी बगीचे की फूल और डाली दोनों तोड़ दूंगी, समझी तुम? अरे बस भी कर, सारे फूल ले जाएगी क्या? कुछ हमारे लिए भी बचा कर रख, दुष्ट औरत। क्या तू मुझे दुष्ट औरत बोली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? देख, कल मैं तेरी बगीचे की सारी पेड़ नष्ट कर दूंगी, देख लेना। रूपा, ओ रूपा, नदी में पानी लेने नहीं जाओगी क्या? हाँ हाँ चलो। सुनो बच्चों, क्या तुम मेरे लिए नदी से पानी भर के ले आओगे? क्यों, तुम खुद का काम खुद नहीं कर सकती हो? आज मेरी पैर में मोच आई है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, ऊपर से ये बूढ़ापन। तुम दोनों में से कोई थोड़ा सा पानी लेकर दे सकती हो? हम क्यों तुम्हारे लिए पानी लाएंगे? तुम हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी क्या? हम पानी बानी कुछ नहीं ला सकते, हम तुम्हारी नौकरानी नहीं है, अपना काम खुद किया करो, समझी तुम? रूपा, ये क्या बोल रही हो? दादी माँ, आप दुखी मत होना, रूपा दिल की बुरी नहीं है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मीठी, जब मैंने एक बार मना किया पानी लाने के लिए, तो तुम उस बूढ़ी के लिए क्यों पानी ले रहे हो? रूपा, तुम बोलो मैं क्या करूं? वो दादी माँ ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं उनके लिए पानी लेकर जा रही हूँ। तुम तो चुप रहो, तुम्हें बस सबकी नज़र में महान बनकर रहना है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। दादी माँ, मैं ये पानी कहाँ रखूं? क्या तुम्हें पानी मेरी घर के अंदर रख दोगी? अरे वाह, पहले तो तुम मीठी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाकर पानी ले आई, फिर पानी घर के अंदर रखने के लिए बोल रही हो बूढ़ी। नहीं मेरी बच्ची, जिसका जैसा कर्म होता है मैं उससे वैसा ही बात करती हूँ। सुनो, बकवास मत करो, इस बेवकूफ मीठी से ज्यादा मैं लोगों को पहचानती हूँ, समझ में आई बात? अरे ए क्या दादी माँ, इतने सारे घड़े, ये सब आपने बनाए हैं? अरे मीठी, मुझे भी देखने दे, बाप रे बाप, ये सोने की घड़ा। अच्छा दादी माँ, आप इतना सारा घड़े का क्या कर रहे हैं? अरे मीठी, तुझे ये सब देखकर पता नहीं चल रही है? ये बूढ़ी तेरी जैसी भोली भाली लोगों को फंसाकर घड़ा उनसे लेती है और बाजार में बेचती है। अरे नहीं बेटी, ये सब घड़े के अंदर गुप्त धन है, गुप्त धन। दादी माँ, मजाक मत कीजिए ना, और बताइए आपके घर में इतने सारे घड़े अपने क्यों रखे हैं? अरे पगली, मुझे घड़े इकट्ठा करने का शौक है और इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं सब घड़े इकट्ठा करके जिसको जरूरत होती है उसको देती हूँ, देने से मुझे और भी खुशी मिलती है। किसी की मदद करके मुझे बहुत ही आनंद मिलती है। क्या अगर मैं तुम्हें मांगूंगी तो क्या तुम मुझे घड़ा दोगी? क्यों नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए पानी नहीं लाया। तो क्या हुआ, तुमने पानी ना लाकर अपना काम किया और मैं अपना काम करूंगी, ठीक है? तुम मुझे घड़ा दोगी तो मुझे ये सोने का घड़ा दे दो, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें एक घड़ा जरूर दे दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे अब घड़ा नहीं चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास पानी से भरा हुआ बकेट है ना, तो तुम्हें अब एक घड़े की क्या जरूरत होगी? अच्छा, तो ये बूढ़ी मुझे घड़ा तब देगी जब मेरे पास घड़ा या बकेट नहीं होगी। अच्छा तो दादी माँ, हम अब चलते हैं, कल मैं फिर से आकर आपके लिए पानी ले आऊंगी। जाओ बेटी, कल हम फिर मिलेंगे। कल जैसे भी करके मुझे वो सोने की घड़ा उस बूढ़ी से लेकर आना है। लेकिन कैसे? एक बार जब वो बुढ़िया ने बोल दिया कि वो मुझे सोने की घड़ा दे देगी,
तो उसकी जाल में मैं उसको ही फंसाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं? जैसे वो बुढ़िया मुझे वो सोने की घड़ा मुझे देगी। हाँ, मिल गया आइडिया। कल वो मीठी को पता चलेगी कि बेवकूफ हमेशा दुख पाते हैं। मीठी, मीठी, पानी लाने नदी में नहीं जाना है क्या? अरे रूपा, आज इतनी सुबह आई हो? आज इतनी जल्दी तुम्हारी आँख कैसे खुल गई? घर में पानी खत्म हो गई थी ना, इसलिए जल्दी उठ गई। चलो जल्दी पानी लाने नदी को चलते हैं। नदी से आने के बाद मुझे घर में बहुत काम है। अच्छा, ठीक है। अरे रूपा, तुम आज इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रही हो? मीठी, जल्दी पानी लाकर मुझे घर जल्दी पहुंचना है। घर में बहुत सारा काम पड़ा है, तू भी जल्दी जल्दी आ। रूपा, तुम्हें घर जाने की जल्दी है ना, तो तुम पानी भर के घर चली जाओ। मैं दादी माँ के लिए पानी भर कर बाद में आ जाऊंगी। ठीक है मीठी, जरा तू मेरा भी ए बकेट में पानी भर देना। मैं ए पेड़ से थोड़ा सा फूल तोड़ती हूँ। मीठी, तू ठीक तो है ना? दरअसल मेरा पैर फिसल गई और तुझे धक्का लग गया। मैं तो ठीक हूँ रूपा, लेकिन हम दोनों का बकेट पानी में बह गया। क्या तू मेरी बकेट को पानी में बह दी? तुम्हें एक बकेट भी ठीक से पकड़ा नहीं गया। मैं अब घर पानी कैसे लेकर जाऊंगी? तू अभी मुझे मेरी बकेट ला कर दे। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अब तुम्हारी बकेट कहाँ से लेकर आऊँ? तुम्हारी साथ साथ मेरी बकेट भी पानी में बह गया। तू घर चल, मैं तेरे लिए एक नया बकेट खरीद के दूंगी। नहीं, मुझे अब मेरी बकेट चाहिए। मुझे कहीं से भी लाकर एक बकेट दे। मैं घर पानी लेकर जाऊंगी। अरे क्या हुआ? तू दोनों इतना झगड़ क्यों रहे हो? और मीठी, तू पानी में क्या कर रही हो? देखिए ना दादी, ये मीठी मेरी बकेट पानी में गिरा दी। मैं अब घर पानी कैसे लेकर जाऊंगी? बस इतनी सी बात? तुम दोनों आओ, मेरी घर से घड़ा लेकर पानी ले जाओ। आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे घड़े हैं। तुम दोनों को जो भी पसंद है वो तुम दोनों ले जाओ। दादी माँ, मुझे ये सोने की घड़ा बहुत पसंद है। मैं इसे ले जाऊं? हाँ हाँ, तुम ले जाओ। मीठी बेटा, तुम भी तुम्हारी पसंद की एक घड़ा ले जाओ। नहीं दादी माँ, मेरे घर में एक दूसरा घड़ा है। मुझे घड़े की कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ बेटा, मैं अपनी खुशी से तुम्हें घड़ा देना चाहती हूँ। ठीक है दादी। अब तुम दोनों खुश हो ना? जी दादी, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से चल मीठी, मुझे पानी लेकर घर जल्दी जाना है। रूपा, तुम घर चली जाओ। मैं दादी माँ के लिए पानी भरकर घर आऊंगी। नहीं बेटी, मुझे आज पानी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जल्दी से पानी भरकर घर चली जाओ। ठीक है दादी माँ। मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। मैंने उस बुढ़िया और मीठी को अपनी जाल में फंसाकर सोने की एक घड़ा ले ली। अब मैं इसके अंदर पानी को फेंककर इस सोने की घड़े को बाजार में बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेगी। अरे इतने सारे कीड़े कहाँ से आए? मैंने तो इसमें पानी भरा था। जाओ यहाँ से, जाओ, बचाओ मुझे। कोई है? बचाओ मुझे। ये क्या हुआ? अब मुझे पता चला ये सब उस बुढ़िया की वजह से हुई है। मैं उस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया का घर कहाँ गया? शैतान बुढ़िया, कहाँ हो तुम? सामने आओ। मेरी साथ तुमने ये क्या किया? सामने आओ। रूपा, क्या हुआ? तुम मुझे याद क्यों की? तुमने मेरी साथ ऐसा क्यों किया? बोलो मुझे, बोलो। तुम्हारी ये दशा मैंने नहीं की है। तुमने मेरी ये दशा नहीं की है तो क्या मैंने की है? बोलो। हाँ, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो, समझी? ये घड़ा तुम्हारी कर्मों का फल का घड़ा था। हम अपनी जिंदगी में जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलता है। तुम झगड़ालू हो, लालची हो, इसलिए तुम्हें अपनी कर्मों का फल स्वरूप तुम्हारी चेहरे पर एक दाग मिला। अब भी वक्त है सुधर जाओ। तुम सुधर जाओगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा।
इसीलिए इंसानों को हमेशा अच्छी कर्म ही करना चाहिए। और मीठी, उसको क्या मिलेगा? क्या उसको अपनी कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, उसको अपनी कर्मों का फल मिल चुका है। ए क्या? इतने सारे सोने? दादी माँ, आप बहुत अच्छे हो, दयालु हो, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।